हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत। इसमें जो आज हम करेंगे MCQ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम हर एक MCQ को समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और आपके समक्ष रखेंगे, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। और देखा जाए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो देखा जाए तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए। और यहाँ पर जो त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष लाया है वो MCQ है। और इस MCQ की एक ख़ास विशेषता है कि ये सारे MCQ जो है आपको टेक्स्ट बुक्स से लिए गए हैं, और एग्ज़ाम में हमेशा टेक्स्ट बुक्स को ही बेस बनाया जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर हम क्वेश्चनों को एनालाइज करें तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि वस्तुओं को रगड़ने से कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वस्तुओं को रगड़ने से कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। द हाउ मनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन बाय द रबिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे समक्ष ऑप्शन है, 2 प्रकार की चार्जेस आती हैं, बी कहता है एक तरह की, सी कहता है 3 टाइप्स की, और डी कह रहा है 4 तरह की। देखिए, जब हम कोई वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसकी एक विशेषता होती है, रगड़ने के कारण वो वस्तु आवेशित हो जाती है। साधारण शब्दों में मैं अगर समझाना चाहूँगा कि जैसे सर्दी का समय होता है, जब हम कपड़े निकालते हैं तो चरचराहट की आवाज़ आती है। देखा है आपने कभी? या आप कभी कंबल के अंदर हो, अपना हाथ को फेरो तो उसमें एक रोशनी सी नज़र आती है। तो इसका मतलब है 2 वस्तुओं को अगर आपस में रगड़िएगा तो आवेश पैदा होती है। हमारे शरीर के बालों से जो होता है कपड़े चिपके हुए होते हैं, और रगड़ के कारण जब कपड़ा हम निकालते हैं तो वो आवेशित रहते हैं और चरचर की आवाज़ आती है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जब 2 वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाते हैं, तो कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। वस्तुओं को रगड़ने से कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो देखा जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट है कि जब कोई वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो केवल 2 प्रकार के आवेश ही उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन इसका जो है ए सही है, यानी 2 प्रकार के आवेश जो है उत्पन्न होते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको समझना चाहिए और इसको याद भी रखना चाहिए। कहते हैं एक बार कर लेने से नहीं होता एग्ज़ाम, तक इसको जो है अच्छे से दिमाग में रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, तूफान के दौरान कौन सा कार्य किया जा सकता है। जब तूफान आता है तो इनमें से आप कौन से कार्य जो है कर सकते हो जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन रिपीटिंग हियर, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म विच एक्शन may बी डन। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म विच एक्शन may बी डन। ए, क्या आप कॉर्ड वाले टेलीफोन का उपयोग करना पसंद करोगे, कॉर्ड वाले, या बी, बिजली की लाइटें चालू या बंद करना। देखिए ऑप्शन देखिए, सी कह रहा है मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, डी कह रहा है कि सारी बातों में से कोई भी नहीं कीजिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब कभी तूफान आता है
तो सबसे पहली बात तो है तूफ़ान आने से पहले हमें सचेत तो रहना चाहिए और हमें सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने सगे संबंधी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपने की चिंता होती है और अपनों को सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व होता है। तो इसका जो है सूचना हम किस प्रकार पहुंचा सकते हैं? तूफ़ान के दौरान हम कौन से कार्य कर सकते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ऑप्शन में से इसका सही आंसर बताना है। अब ये सोचिएगा कि क्वेश्चन अटपटा है तो ये गलतफहमी में हो, क्योंकि जो ऑप्शन एग्जामिनर ने बना दिया हमें उन्हीं में से जो है एक बेस्ट आंसर को चुनना है। यही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और बड़े बड़े यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आते हैं। कहते हैं इसका बेस कहीं ना कहीं यहीं से बनता है। यूपीएससी एग्ज़ाम में जो होता है वहाँ पर आपका अपना दिमाग नहीं लगता है। जब आप सेकेंड पेपर दोगे, बी सेक्शन दोगे प्रीमियम का, तो उसमें जो होता है ऐसी बात होती है, वहाँ पर अपनी दिमागों को एनालाइज करके आंसर देना होता है। और जो बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी से आंसर देते हैं वो हमेशा गलत जाता है। जो है स्टेटमेंट लिखी होती है उसी के अंतर्गत जो है जवाब देना होता है। तो ये अटपटा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने वाली है। तो ये कॉर्ड वाले टेलीफोन का उपयोग करना संभव नहीं रहेगा, कि जब तूफ़ान आएगा तो सारे के सारे जो है वायर गिर जाएंगे। तो कॉर्ड वाले टेलीफोन का उपयोग करना संभव नहीं है। और जब तूफ़ान आती है तो आपको पता होगा कि उससे पहले ही बिजली जो है काट दी जाती है। तो हम जो है चालू और बंद तो करना हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। एक संभव रहेगा कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं इस समय, क्योंकि जनरल सी बात है, हमारे तार तो टूट सकते हैं लेकिन सेटेलाइट के सिग्नल जो है इतनी बुरी हालत में नहीं जा सकती। इसलिए हम सी ऑप्शन जो है कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके अपने सगे संबंधी को सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे आए तूफ़ान से वो लोग आसानी से बच सकें। तो आप जो है सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, ऊंची इमारतों को बिजली की क्षति से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? आपको पता होगा कि बड़े बड़े इमारत बनाई जा रही है। अगर इन इमारतों को सुरक्षा प्रदान न किया जाए तो इसमें रहना किसी के लिए संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि बड़े बड़े इमारतों की जो होती है, जब बिजली गिरती है तो उससे क्षति होने की चांसेस बहुत होती हैं। तो बिजली की क्षति से बचाने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? तो क्वेश्चन है, टू बी प्रोटेक्ट tall buildings from the damage of lighting, what can be done? To protect a tall building from a damage of lighting, which can be done? ए ऑप्शन कहता है कि ऊंची इमारतें नहीं बनाना। अब देखिए सब समझो, ये ऑप्शन भी देखिए कितना महान है कि हम इमारत बनाना ही छोड़ दें। बी कहता है त्वरित चालक स्थापित करें। सी कह रहा है कई टीवी जो है एंटेना स्थापित करें। या डी ऊंचे पेड़ वाला एक छत वाला बगीचा हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ ऑप्शन जो होते हैं एक अटपटा सा होती है और उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जो सही होता है। अब क्या बिजली के डर से हम क्या इमारतें बनाना छोड़ दें? ऑप्शन ए तो यही कह रहा है कि मुझे इमारतें नहीं बनाना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो देखिए बेवकूफ़ी वाली है, ये बेकार है, गलत है। सी कह रहा है कई टीवी एंटेना स्थापित कर ले। टीवी एंटीना तो हर जगह लगी हुई होती है, तो क्या इसका मतलब हम उससे बिजली को हम रोक सकते हैं? या डी कह रहा है ऊंचे पेड़ों वाला एक छत वाला बगीचा हो। ऐसा हो सकता है क्या? पेड़ों पर भी बिजली गिरती है और पेड़ जो है दो टुकड़े हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आता है दोस्तों कि अगर आपको ऊंची इमारतों को बिजली से क्षति से बचाना है तो त्वरित चालक स्थापित करना होगा। त्वरित चालक का अर्थ ये होता है दोस्तों कि बड़े बड़े बिल्डिंग में जो है हम त्रिशूल नुमा एक जो है लोहे को बना देते हैं सेंटर में। जब भी बिजली उसमें से गिरता है और उसको जो है नीचे हम धरती से ज्वाइंट कर देते हैं, तो बिजली जो होता है उसी के अंतर्गत जो है धरती में चला जाता है। इससे कोई भी बिजली का जो है बड़े बड़े बिल्डिंगों को नुकसान नहीं पहुँचता है। आप कई बिल्डिंगों में देखिएगा छड़ों को जो है लगाया जाता है, ठीक है, सेंटर में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको देखने को मिल जाएगा।
तो देखा जाए बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि त्वरित चालक स्थापित करके जो है हम ऊंची इमारतों को बचा सकते हैं बिजली की चमक से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है, तूफान के दौरान यह अधिक सुरक्षित होता है। जब तूफान आता है तो क्या चीज़ सुरक्षित होता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म इज अ सेफ टू। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म इट इज़ अ सेफ टू। ऑप्शन ये कहता है कि एक खुला छाता लेकर चले। एक खुला हुआ छाता लेकर जो है चले, आप तूफान से बच जाएंगे। बी कह रहा है छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय ले ले। सी कह रहा है ऊंची पेड़ों के नीचे आश्रय ले ले। डी कह रहा है खुले मैदान में खड़े हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन समझने वाली बात है यहाँ पर। तूफान के दौरान अधिक सुरक्षित कौन सा जगह होता है? अगर आपको तूफान आ रहा है, अगर छत्ता लेके आप चल रहे हो तो छत्ता भी उड़ जाता है और इवन आप भी उड़ सकते हो, आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत ही जा रहा है यहाँ पर। खुले मैदान की बात कर रहा है। खुले मैदान में तूफान आएगा तो बहुत धूल कण उड़ेंगे, बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। तो डी ऑप्शन भी सही नहीं है। ऊंचे पेड़ों के नीचे आश्रय ले लेना। देखिए ऊंचे पेड़ों के नीचे अगर आप आश्रय लीजिएगा तो ऊंचे ऊंचे पेड़ के जो है बड़े बड़े टहनियाँ आप पे गिर सकती हैं। और ये देखिएगा जब भी तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाने के कारण जो है बहुत तरह का नुकसान जो है सहना पड़ जाता है और भारत को बहुत नुकसान जो है झेलना पड़ता है तूफान के कारण। हाँ, एक ऑप्शन जो है काफ़ी दिलचस्प है कि छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय ले। छोटे पेड़ जो होती है काफ़ी सुरक्षित देखा जा सकता है। ना तो इसकी टहनियाँ इतनी मजबूत होती है कि आप पर गिरेगा तो आपको नुकसान पहुंचेगी, और कभी कभी तूफान आता है तो आप अगर उसको पकड़ लेते हो तो आपको उड़ने का जो है संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि तूफान आएगा, अगर खुले स्थान पर जाओगे तो उड़ने के चांसेस बन जाती है। लेकिन अगर आप खुला स्थान नहीं रहेगा, पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय ले लोगे तो पेड़ जो है हवा को कई हद तक जो है रोकता है, बैरियर काम करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है कि छोटे पेड़ों के नीचे हमें आश्रय ले लेना चाहिए और हमें इसे बचने की कोशिश करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी में आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अगर हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के शब्द देखिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी टू दी अर्थ इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड। क्या उसको हम स्थानांतरित करते हैं या स्थानांतरित करना कहते हैं हम? क्या बी प्रसंकरण करना कहते हैं, या सी चार्जिंग करना कहते हैं, डी अर्थिंग। मैं अगर आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो आपके घरों में जो है बिजली एक्स्ट्रा आ जाती है और बिजली से जो है इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाती है। तो कई लोग घरों में ये आप देखिएगा कि वहाँ पर अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करने से ये होता है कि मान लीजिए अगर बिजली अधिक आ रही है तो वो जो होगा आपके संपर्क में नहीं होगा, और अधिक बिजली होगा तो जनरल सी बात है जो बड़े जो है प्लग में देखिएगा कि बड़े सुई होता है तो उसके अंतर्गत जो है वो बिजली अर्थ हो जाएगा। इसलिए घरों में अर्थिंग का उपयोग करते हैं। तो देखा जाए, मान लीजिए अगर पृथ्वी पर आवेशित होती है, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेशित स्थानांतरित करने का, यानी मान ली बिजली भी चमक रहा है तो हमें जो है यहाँ पर एक बात करनी चाहिए, अर्थिंग का उपयोग करना चाहिए। अर्थिंग जो होती है आवेशित वस्तुओं को पृथ्वी में पहुँचा देती है। तो इसका मतलब हुआ इसका ऑप्शन जो है डी, अर्थिंग। किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, अर्थिंग आपका सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, सीमोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। देखिए, सीमोग्राफ जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं चार ऑप्शनों में से कोई ना कोई ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो सीमोग्राफ
is on instrument used to, सीमोग्राफ इज ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, क्या इसका उपयोग ए हवा की ताकत रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, या बी भूकंप के कंपन रिकॉर्ड करने के लिए, या सी बिजली चमकना रिकॉर्डिंग करने के लिए, या तापमान रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हवा की ताकत रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता ही है कि जो है वेदर क्लॉक लगाई जाती है, और वेदर क्लॉक जो है बताती है कितने तेज हवा जो है चल रही है। बिजली चमकना ये एक जो है प्राकृतिक घटना है, और तापमान रिकॉर्ड करने के लिए हम थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। तो जनरल सी बात है, सिमोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग हम भूकंप के कंपन रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करते हैं। आपने सुना ही होगा टीवीओं में कि यहाँ पर 6.5 के भूकंप के झटके महसूस किए गए, यहाँ पर 3.4 के जो है भूकंप के झटके महसूस हुए। तो ये सारी बातें जो होती है हमें कैसे पता चलती है, और इससे सीमोग्राफी के अंतर्गत हमें पता चलती है। सीमोग्राफ जो है जो भूकंप आती है, जो कंपन होती है धरती में, उसका जो है सही अनुमान लगा के हमें बताती है कि भूकंप का जो है तीव्रता कितनी रही होगी। तो इसलिए जो है सीमोग्राफ का उपयोग जो है भूकंप के कंपन रिकॉर्ड करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर जो है बी सही है, और बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, भवन को बिजली से बचाने के लिए बिजली की छड़ कहाँ लगी होती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी के अंतर्गत हमने क्वेश्चन आगे किया था। क्वेश्चन था कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग के बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि भवन को बिजली से बचाने के लिए बिजली की छड़ जो होती है, जो हम अर्थिंग लगाते हैं, उसको हमें कहाँ पर लगाना चाहिए, जिससे जो बिजली चमकती है वो बहुत ही आसानी से जो है उस छड़ के संपर्क में आ जाए, और बड़े बड़े भवन जो है बिजली के झटके से बच सकें। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई क्वेश्चन रिपीट, वेयर इज द लाइटिंग रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम अ लाइटिंग। यू नो दैट वेयर इज द लाइटिंग रॉड अटैच टू बी प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम अ लाइटिंग। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है इमारत के शीर्ष पे लगाना चाहिए। दूसरी बात बोलता है कि इमारत के तल पे लगाना चाहिए। चौथी बात बता रहा है सी की इमारत के बीच में लगाना चाहिए, और डी कह रहा है ये सभी ऑप्शन जो है सही है, हमें हर जगह लगा देना चाहिए। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भवन को बिजली से बचाने के लिए बिजली की छड़ हमें कहाँ लगाना चाहिए। देखिए इमारत के बीच में लगाना चाहिए कि नहीं, ये बात तो महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरा बोलता है इमारत के तल पर। तल की बात किया जाए तो ये तो कभी सही नहीं है। इमारत के शीर्ष पर, यानी इमारत की जो है ऊंची चोटी पे लगाना चाहिए, ये बात कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि अगर हमें अर्थिंग चाहिए, अगर हमें लाइटिंग को अर्थिंग करना है, तो इमारत के शीर्ष पे लगाना बहुत ज़रूरी है। बिजली की छड़ जो है इमारत के शीर्ष पे लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तभी जो है बिजली अर्थिंग हो सकती है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ जा सकती हो कि बिजली भवन को बिजली से बचाने के लिए बिजली की छड़ जो है हमें इमारत के शीर्ष पर लगाना चाहिए। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि बिजली हमेशा पीछा करती है। बिजली हमेशा किसकी पीछा करती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। लाइटिंग अवे फॉलो, लाइटिंग अवे ऑफ फॉलो। बिजली, अब देखिए साधारण शब्दों में मैं समझाऊं तो बिजली चमकती है तो क्या आपको सुनाई देती है। जब बिजली चमकती है तो क्या हमें सुनाई देती है। देखिए बारिश होता है तो तो ज़रूरत नहीं है कि बिजली चमके ही चमके, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। ऑप्शन बी कह रहा है बारिश डालना। सी कह रहा है सबसे आसान रास्ता, एक सीधा रास्ता। हमेशा किसका पीछा करता है, सबसे आसान रास्ता का, या डी एक सीधा रास्ता का, या बी बारिश का पीछा करता है, या ए एक गड़गड़ाहट का पीछा करता है।
क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ वाली है। बिजली हमेशा जो है एक गड़गड़ाहट का पीछा करता है, क्योंकि जब भी बिजली चमकती है आपको जो है आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि बिजली पहले चमकती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देता है। तो इसका कारण ये है कि बिजली की स्पीड काफ़ी है, ठीक है, बिजली की स्पीड जो होती है काफ़ी होती है और साउंड की इफ़ेक्ट जो है थोड़ा सा धीमा होता है। इसलिए हमें बरसात के समय में जो है बिजली की चमक हमें पहले दिखती है, फिर हमें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन ये नहीं है कि बारिश होगा तभी बिजली चमकेगी, जब अंधेरा हो जाता है तभी बिजली चमकना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो है भारी वर्षा होती है तो वो बात अलग है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो कि बिजली हमेशा जो है पीछा करती है एक गड़गड़ाहट का, ठीक है ना, यानी पहले बिजली चमकेगी उसके बाद जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। तो ए ऑप्शन आपका सही है और इस इंग्लिश में इसको हम थंडर के नाम दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली गिरने के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। जब बिजली गिरती है तो क्या होता है। Which of the following occur during to the lighting? Which of the following occur during to lighting? तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और ऑप्शन देखिए, अम्लीय वर्षा होती है, बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, सी ग्रीन हाउस प्रभाव होती है, या डी अर्थिंग होगा। मुझे विश्वास है कि बहुत से बच्चे जो है अर्थिंग पे टिक करेंगे, ठीक है, या बहुत से बच्चे जो या तो अम्लीय वर्षा पर करेंगे, क्योंकि बिजली गिरने के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। जब धरती पे बिजली गिरती है तो इससे कुछ फ़ायदा होती है या क्या हमें नुकसान होती है। देखा जाए तो ऑप्शन भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अम्लीय वर्षा को जो है गिरेगी, ठीक है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा धरती को, या ग्रीन हाउस को प्रभावित करेगा या अर्थिंग। तो मैं दोस्तों इसका आंसर बता दूं, जब भी बिजली धरती पर गिरती है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है, यानी देखा जाए तो इसका आंसर जो है बी। बिजली गिरने के दौरान जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इसे पृथ्वी को नाइट्रोजन काफ़ी मिल जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रगड़कर चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आप किसको रगड़िएगा तो वो चार्ज हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और समझ वाली है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी चार्ज बाय द रबिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी चार्ज बाय द रबिंग। ए एबोनाइट, बी प्लास्टिक, सी एम्बर, डी ये सभी। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम इनमें से किसको रगड़ेंगे तो जो है चार्ज किया जा सकता है, किसको चार्ज कर सकते हैं। देखा जाए तो ए एबोनाइट को अगर हम रगड़ेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, रगड़ने से जो है इसमें चार्ज उत्पन्न होने लगेगा। इवन कि जो प्लास्टिक को आप रगड़िएगा तो इससे भी चार्ज उत्पन्न होगा, और सी एम्बर का भी यही उपयोग होगा कि उससे भी चार्ज उत्पन्न होगा। तो देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन डी सही है कि ये सभी, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। डी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा है। सुनामी का क्या मतलब होता है। सुनामी का क्या मतलब होता है। तो सुनामी मीन्स ए भूकंप, बी बाढ़, सी समुद्र के नीचे भूकंप, डी समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट। आखिर सुनामी क्यों आती है, सुनामी का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली है। देखिए भूकंप, ए भूकंप, भूकंप से तो आती है लेकिन सीधा भूकंप से नहीं आएगा सुनामी। पानी में जो है सुनामी आना संभव नहीं रहता है, लेकिन आता भूकंप के कारण ही है।
बाढ़ की बात करें तो बाढ़ जो है सुनामी का और बाढ़ का यहाँ कहीं लेना देना नहीं होता है। बाढ़ जो है पानी के अधिक फ्लो को कहते हैं, ना कि हम सुनामी कहते हैं उसको। देखा जाए समुद्र के नीचे का भूकंप, हाँ ये बात हो सकती है कि समुद्र के नीचे भूकंप के आना सुनामी का जो है कारण बन सकता है। डी कह रहा है समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट। देखिए समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट करने से सुनामी तो रहेगी, लेकिन हम इसको पूरा डेफिनेशन सही नहीं दे सकते। तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि सुनामी का मतलब कहीं ना कहीं समुद्र के नीचे भूकंप का आना है। समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तब सुनामी आती है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किसी पिंड पर आवेश का सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? किसी पिंड पर आवेश का सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो विच इज द surest टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी? क्वेश्चन समझ में आया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन देखिए, ए प्रत्याकर्षण, बी बिजली, सी दहन, डी इंसुलेशन। क्वेश्चन समझना जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन मैं जानता हूँ बच्चे जो रटने की कोशिश करते हैं, रटने से नहीं होगा। क्वेश्चन को समझना जरूरी है और कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर रूप में ही आ जाते हैं। साइंस की बात ये होती है कि साइंस में एमसीक्यू के अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के अंतर्गत जो है क्वेश्चन तैयार की जाती है, क्वेश्चन के अंतर्गत एमसीक्यू तैयार की जाती है। तो एमसीक्यू दोनों जगह फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि साइंस में देखा जाए तो एग्ज़ाम में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जिसको आपको रामायण लिखने की ज़रूरत पड़ जाए। वहाँ पर बहुत ही साधारण रूप होती है। जो क्वेश्चन होते हैं उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट देने होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट है, किसी पिंड पर आवेश का सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? तो देखा जाए तो इसका आंसर जो है इंसुलेशन नहीं है। आंसर की बात करें तो दहन से जो है यहाँ पर इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। बात अगर करें हम बी ऑप्शन की, तो बी कहता है बिजली। तो बिजली देखा जाए तो कहीं ना कहीं बात ये भी गलत साबित करती है कि ये नहीं हो सकता विश्वसनीय परीक्षण। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही जाएगा आपका, कि ये परीक्षण यानी किसी पिंड पर आवेश का सबसे विश्वसनीय परीक्षण जो होती है प्रत्याकर्षण होता है, यानी रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन पे आप जा सकते हो। ए ऑप्शन आपका सही जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको स्थानिक बिजली से चार्ज किया जा सकता है? यानी हमारे समक्ष कुछ ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंतर्गत आपको बताना है कि किसको स्थैतिक बिजली से चार्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? विद द चार्ज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है मिश्र धातु, सी है इंसुलेटर, डी है सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसको स्थैतिक बिजली से चार्ज किया जा सकता है। देखिए धातु को तो हम नहीं कर सकते, धातु जो है स्थैतिक बिजली से चार्ज कभी नहीं की जा सकती है। बात करें हम बी मिश्र धातु, मिश्र धातु जो होती है दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला के जो है बनाई जाती है, तो स्थैतिक बिजली जो है चार्ज इससे नहीं बनाई जा सकती। यानी ए बी ऑप्शन आपका गलत है। सी कहता है इंसुलेटर। तो देखा जाए तो सी ऑप्शन कहीं हद तक सही है कि हम जो है इंसुलेटर से स्थैतिक बिजली के चार्ज किया जा सकता है। यानी सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। अ डिवाइस यूज्ड टू बी टेस्ट वेदर कैन ऑब्जेक्ट is carrying charge or not is called. Know that question is very interesting. A device used to be test whether an object is carrying a charge or not is called here. ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर, बी कहता है चार्ज मीटर, सी कहता है इलेक्ट्रोस्कोप मीटर, डी कहता है चार्जोस्कोप मीटर। मुझे पता है बहुत से बच्चे जो है बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन ऐसे हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमें समझना है। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, आप कोई पानी मीठा है या मीठा है नहीं, इसको आप पता कैसे करोगे? चख के ही पता करोगे ना। तो यहाँ पर आवेश की बात कही जा रही है। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो देखा जाए, इलेक्ट्रोमीटर जो है इलेक्ट्रिकल जैसे बैटरी होती है, तो उसमें चार्ज पता करने के हम इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ना कि किसी वस्तु के आवेश का। और चार्ज मीटर जो है वो आपको छोटे छोटे मोबाइलों का चार्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला है सी इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ, ये सही होगा ऑप्शन। इलेक्ट्रोस्कोप को जो है एक ऐसा यंत्र है जिसका हम उपयोग इस बात के लिए कर सकते हैं कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप। सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और आगे देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, बिजली गिरने के दौरान वास्तव में डैश होता है। आपने देखा होगा जब बरसात का समय होता है या बरसात से पहले ही बिजली चमकना शुरू हो जाता है, और वो बिजली कई कई क्षेत्रों पर गिर भी जाती है, किसी जगह पर गिर भी जाती है। कहते हैं जिस पे गिरती है वो तहस नहस हो जाती है। तो आखिर बिजली गिरने के दौरान वास्तव में क्या होता है, क्यों बिजली गिरती है? तो क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाला है। ड्यूरिंग टू द लाइटिंग एक्चुअली डैश टेक प्लेस। ड्यूरिंग टू द लाइटिंग एक्चुअली डैश टेक प्लेस। ऑप्शन ए कहता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, बी कहता है इलेक्ट्रिकल चार्जिंग के कारण ऐसा होता है, सी कहता है विद्युत आवेश संचरण के कारण होता है, और डी कह रहा है सभी के कारण होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल के कारण तो होता ही है, लेकिन बिजली गिरने के दौरान वास्तव में जो होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण होता है, चार्जिंग के कारण नहीं होता है, डिस्चार्ज के कारण होता है। जब कोई बिजली जो होती है वो अपने आप को डिस्चार्ज करती है, चार्ज नहीं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है अपना इलेक्ट्रॉन को खोना। तो ये ऑप्शन है आपका सीधा, ये ऑप्शन आप लगा सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। बिजली गिरने के दौरान वास्तव में बिजली जो है अपना इलेक्ट्रॉनों को जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करती है, और जिसके कारण बिजली चमकती है और धरती पे जाके समा जाती है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न तरंगों को क्या कहा जाता है। पृथ्वी पर जो तरंग उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। The wave produced on the Earth's surface is called. You know that question is very interesting and directly here. The wave produced on the Earth's surface is called. ये भूकंपी लहर कहते हैं, बी अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, सी सूक्ष्म तरंग कहते हैं, या डी रेडियो तरंग कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न तरंगों को हम हमेशा जो है
भूकंपीय लहर कहते हैं। हम उसे अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं कह सकते, सूक्ष्म तरंगे भी कहना सही नहीं होगा, और रेडियो तरंग कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा। पृथ्वी की सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती है जिसके कारण भूकंप आती है, तो भूकंपीय लहर होता है। यानी देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न तरंगों को हम भूकंपीय लहर कहते हैं, भूकंपीय तरंग कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति को मापने पर परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है। भूकंप की शक्ति को मापने पर परिणामों के रूप में हम किसको व्यक्त करते हैं? द पावर ऑन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस एज अ टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड on the scale of is called. Question is very clear. The power on earthquake is expressed in the term of magnitude on the scale is called. A richter scale कहते हैं, richter scale, B quake scale, C richter scale या D पृथ्वी स्केल। आपने देखा होगा कई बार जो भूकंप के झटके आते हैं, ये हमारे एक प्राकृतिक आपदा है, इसे बचना संभव नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इसके बारे में, परिणामों के बारे में व्यक्त कर सकते हैं कि इसका परिणाम कितना रूप से देखने को मिला है। आपने देखा होगा टीवीओं पर न्यूज़ चलता है और कहते हैं कि इतना रिएक्टर्स स्केल के जो भूकंप के झटके महसूस किए गए। यानी कभी 6 रिएक्टर स्केल के भूकंप आए थे, कभी 4 के आए थे, कभी 10 के आए थे। 10 में तो पूरा तबाह हो जाता है, 7 से ही तबाही का जो है नज़ारा देखने को बन जाता है। और कई जगह घटना ऐसी घटी है। देखा जाए तो गुजरात में भुज में जो है 2001 में 26 जनवरी को जो भूकंप आई थी, पूरे भारत को हिला के रख दिया था। और काठमांडू में जो भूकंप आए थे तो उसका से आप परिचित तो होगी। भूकंप के झटके जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो भूकंप की शक्ति को मापने का परिणाम जो होती है हम रिएक्टर स्केल के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी रिचर्ड्स स्केल, हिंदी में कहेंगे रिएक्टर स्केल। सी ऑप्शन आपका सही है, अधिक नहीं घुमाना है, सी ऑप्शन के साथ आपको जाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है, भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप मापने के लिए हम किस तरह का इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? Which instrument is used to be measuring of earthquake? You know that question is interesting. Which instrument is used to be measuring of earthquake? ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, बी सीमोग्राफ, सी पॉलीग्राफ, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूकंप मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। देखा जाए तो रिएक्टर स्केल जो होती है वो भूकंप के जो है परिणाम को नापता है। भूकंप के परिणाम का अर्थ होता है कि कितने स्केल पे जो है भूकंप के झटके आए हैं। ठीक है, ये एक रिएक्टर स्केल है, ना कि भूकंप मापने के उपकरण है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि रिएक्टर स्केल को सही जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं रिएक्टर स्केल जो है इसका मापक है, यंत्र है, मापक है, परिणाम है। जैसे आप एसआई यूनिट लिखते हो, वैसा ही रिएक्टर स्केल जो है एक तरह का एसआई यूनिट के रूप में देखा जा सकता है, ना कि मापने वाला उपकरण है। देखा जाए अगली बात कह रही है सीमोग्राफ। तो सीमोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिसको भूकंप मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलीग्राफ जो होती है, पॉली करते हैं हम, वो अलग प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। भूकंप मापने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम सीमोग्राफ कहते हैं, और सीमोग्राफ के अंतर्गत हमें रिएक्टर स्केल का इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो और अगला क्वेश्चन को भी देख सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है? देखिए आपके समक्ष कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी जो घटना है प्राकृतिक नहीं है।
विच इज़ अ नॉट अ नेचुरल फिनोमोन, विच इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमेना है here? ए भूकंप, बी चक्रवात, सी बिजली, डी अर्थिंग। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और आंसर बहुत आसान है। देखिए, भूकंप की बात करें तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, हमसे पूछा है कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, तो भूकंप तो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है, इसे बचना संभव नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें हम, चक्रवात, तो चक्रवात भी एक ऐसा प्राकृतिक घटना है जो काफ़ी जो है तहस नहस कर देता है। इवन देखा जाए बिजली, जो आसमान से बिजली गिरती है धरती पे तो बहुत ही नुकसान करती है और यह किसी इंसान के बस में नहीं है, तो ये भी जो एक प्राकृतिक घटना है। तो देखा जाए तो ए बी सी सारे के सारे प्राकृतिक घटना है। डी करता है, कहता है अर्थिंग। देखिए दोस्तों, अर्थिंग जो है एक प्राकृतिक घटना नहीं है, क्योंकि अर्थिंग जो है हम अपने घरों को बचाने के लिए या बड़े बड़े जो है बिल्डिंगों को बचाने के लिए ऊपर जो है हम रॉड लगाते हैं और उसका तार जो है धरती से अटैच कर देते हैं, तो उसे हम अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग जो है एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक मानव निर्मित उपकरण है जो बिजली से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अंतर्गत सही है, डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है एम्बर एक है। देखिए एम्बर क्या होती है, क्वेश्चन पहली बार आप सुन रहे होंगे कि एम्बर क्या है। तभी कहते हैं ना, जब तक बच्चे किताबों को ना पढ़े ना समझे उनको कुछ समझ नहीं आती है, और 8th क्लास के बच्चे भी किताबों को नहीं समझते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक फ़ायदे की बात त्रिपान एसोसिएशन ने किया है कि सारे क्वेश्चनों को जो है MCQ के तौर पे बनाया है, जो पूरे ही बुक के जो है निचोड़ है। जो बच्चे ये सारे MCQ कर लेते हैं, समझिए उसको पूरे बुक के बारे में नॉलेज हो गया। तो क्वेश्चन है एम्बर एक है, यानी एम्बर इज़ अ, क्या धातु को एम्बर कहते हैं, या बी रबर को कहते हैं, या सी रॉल को कहते हैं, या डी चीनी को कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एम्बर एक है। देखिए एम्बर एक धातु नहीं है, और एम्बर एक रबर भी नहीं है, और एम्बर एक चीनी भी नहीं है, तो एम्बर एक रॉल है। तो एम्बर एक क्या है, रॉल है। तो सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, एम्बर इज रिसाइन यानी रॉल, रिसाइन रॉल, सी ऑप्शन आपका सही है, चल सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है जब दो शरीर एक दूसरे को रगड़ते हैं तो प्राप्त हो जाती है, किस बात को प्राप्त करते हैं। जब दो शरीर एक दूसरे को रगड़ते हैं, या कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़िएगा तो वो क्या प्राप्त करेगा। तो क्वेश्चन है व्हेन द टू बॉडीज आर rubbed against each other and they acquire, when the two bodies are rubbed against each other and they acquire, ऑप्शन यहाँ बताता है ये सामान्य और सामान्य शुल्क, बी कहेगा सामान्य और असामान्य शुल्क, सी कहेगा असामान्य और सामान्य आरोप, डी कहेगा असामान्य और असामान्य आरोप। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो आरोप और शुल्क दिए गए हैं वो चार्जेस के लिए वर्ड यूज़ किए गए हैं, यानी शुल्क आरोप जो है चार्जेस के लिए हैं। तो देखा जाए तो ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन होगा यहाँ पर बी सही जाएगा कि सामान्य और असामान्य चार्ज, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। जब दो शरीर को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो हमें प्राप्त होती है सामान्य और असामान्य चार्ज, यानी इक्वल एंड अनइक्वल चार्जेस। तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। देखिए दोस्तों, हिंदी के शब्द जो होते हैं बड़े ही उलझे हुए होते हैं, और इंग्लिश के शब्द जो होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, और इंग्लिश से बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। हिंदी समझना थोड़ा दुष्कर्म कार्य होता है, इसलिए त्रिपान एसटी सेंटर ने हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए अब अगला क्वेश्चन क्या महत्वपूर्णता लाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कांच की छड़ को
रेशम से रगड़ने पर प्राप्त आवेश को डैश कहा जाता है। कांच की छड़ को अगर रेशम से आप रगड़ते हो तो हमें कौन सा आवेश जो है प्राप्त होगा। इट इज़ अ कन्वेंशन टू बी कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड when it is rubbed with the silk as. Question is very interesting. It is a convention to be called the charge required by a glass rod when it is rubbed with the silk as. ऑप्शन यहाँ पर है नकारात्मक चार्ज हमें प्राप्त होगी, बी कह रहा है सकारात्मक चार्ज प्राप्त होगी, डी कह रहा है तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल, और डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं हो सकता। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर हमेशा हमें जो है सकारात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज प्राप्त होगी। सकारात्मक का है बी ऑप्शन, तो आप बी ऑप्शन से जा सकते हो कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो हमें पॉजिटिव चार्ज यानी सकारात्मक चार्ज जो है प्राप्त होगा। बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी 2001 को भारत को किस भाग में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये घटना बहुत ही विचित्र था। 26 जनवरी 2001 को भारत में एक बहुत बड़ा भूकंप का जो है त्राहिदा सहना पड़ा था। तो वो राज्य कौन सा है जहाँ पर 26 जनवरी 2001 को भयंकर भूकंप आई थी। द क्वेश्चन है अ मेजर अर्थक्वेक occurring on 26th January 2001 in which part of India? Which part of India there is a earthquake here? The major earthquake. ऑप्शन है उरी कश्मीर में आया था भूकंप, मुंबई महाराष्ट्र में, गुवाहाटी असम में और भुज गुजरात में। तो देखा जाए तो आपको मैं बता दूं कि गुजरात एक ऐसा जगह है जहां पर आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं और ये कभी कभी भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो 26 जनवरी 2001 को भुज में जो है भूकंप आई थी यानी गुजरात में, और देखा जाए तो पूरे गुजरात के भुज को जो है बिल्कुल ही तहस नहस हो गया था और बहुत से लोगों को जो है अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। कहते हैं ये भूकंप इतनी तगड़ी थी और इसका रिक्टर स्केल बहुत अधिक था और यहाँ पर एक जीव जंतु भी नहीं बचा, जो बचे वो सब मलबे के नीचे से बचाए गए। और ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या का समय काल था कि 26 जनवरी जिस दिन हम गणतंत्र दिवस की जो है परेड की देख रहे थे उसी समय ये भूकंप आई थी और इस भूकंप ने सुबह सुबह ही पूरे भारत को दहला के रख दिया। और भुज में आए दिन भूकंप तो आते ही रहते हैं लेकिन ये भूकंप बहुत तगड़ी थी। तो 26 जनवरी 2001 को भारत में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था वो भुज में आया था, गुजरात। तो इस क्वेश्चन के साथ जा सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन थे और ये एग्जाम पॉइंट से भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जर्नल सी बात है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। और आपको मैं बता दूं कि त्रिपान सेंटर ने साइंस के जो सिलेबस है सेकेंड पार्ट का वो सारे कवर कर चुका है। सारे वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो ये आपके लिए इसलिए किया गया क्योंकि आपने त्रिपान सेंटर की मदद किया है और मदद करने का एक ही रूप होता है, दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना है। जितना हो सके इस वीडियो को पहुंचाइए, दूसरे बच्चे तक जितना वीडियो पहुंचेगा त्रिपान सेंटर आपके लिए इतना अग्रसर होगा। और आने वाला समय में SST, इंग्लिश, मैथ सबका MCQ यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। तो आप इसको शेयर कीजिए, आपके लिए वीडियो सारे यहाँ पर शेयर की जाएगी। तो ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है और करना कुछ नहीं होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो वीडियो ज़रूर देखेंगे क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण है और नए सिलेबस पे आधारित है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, और पूरे किताब का निचोड़ है तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखा जाए तो पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इस तरह प्राप्त होता रहे, तो महत्वपूर्ण ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर अब 6वीं क्लास से लेकर MA क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल बन गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है कि जैसा आपका होगा समय काल वैसा आपके लिए चैनल बन जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।